दोस्तों, आज 17 अक्टूबर है और आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से मनाया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का आंदोलन भारत में भी दिया गया। गरीब अमीर नहीं हुआ, गरीब नहीं हटा, बल्कि गरीबी रातों रात दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। ये आप सभी जानते हैं कि आज हर तरफ गरीब ही गरीब देखने को मिल रहा है, चाहे मजदूर हों, चाहे शोषित हो वंचित हों या मध्यम परिवार हों, हर तरफ गरीबी का आलम है। ऐसी सूरत में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन जो मनाया जाता है पूरे विश्व में, मैं मांग करता हूं यूनाइटेड नेशन से और भारत सरकार से कि गरीबी हटाओ नहीं बल्कि अमीरी हटाओ आंदोलन होनी चाहिए। अमीरों का एक रेखा होना चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, तब शायद विश्व के जो गरीब हैं वो अमीर हो सकें या वो आगे बढ़ सकें। तो अमीरी हटाओ का आंदोलन होना चाहिए। और आज ही नवरात्रा का प्रथम दिन है। भारत में आज का दिन स्वच्छता, शुद्धता का प्रतीक है। लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, साफ सफाई घरों का, मोहल्लों का, दुकानों का करते हैं, पूरा पूजा पाठ तन मन धन से करते हैं। और ऐसे ही बाकी इस्लाम, सिख, बौद्धिस्ट और दूसरे धर्मों में भी व्रत, रोज़ा और अन्य साफ सफाई के त्यौहार होते हैं। कई राज्यों के अलग अलग त्यौहार होते हैं। मैं तो कहना ये चाहूँगा कि ये इस तरह का जो भावना है 65 दिन हो, ताकि लोग स्वच्छता के साथ, शांति और अमन के साथ, बिना किसी के भेदभाव, बिना किसी को कोई नुकसान पहुँचाए, बिना किसी जीव को मारे, हत्या किए, एक सहिष्णुता दिल में रख करके 365 दिन मनाएं तो क्या ही अच्छा हो। लेकिन लोग 2 महीना मनाते हैं और बाकी दिन गलत रास्तों पे जाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये जो हमारी जो 2 तरह की सोच है वो ठीक नहीं है, उसे ठीक करना होगा। हम मानस हैं, हम मानव हैं, ह्यूमन हैं, और ह्यूमैनिटी को कायम रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों की मत होता है कि मानव का नहीं होता, दुश्मन होता है, उसके हमेशा टांग खींचते रहते हैं। तो एक स्वभाव है और उस स्वभाव को हम बदल नहीं सकते, लेकिन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमन और शांति, सहिष्णुता के साथ हर मानव को समझें। ये जात पात, ऊंच नीच, धर्म, मजहब, ये सब मानव द्वारा निर्मित है। पृथ्वी पे 2 ही जात है, एक नर और एक मादा, और उस हिसाब से हमें शुद्धता के साथ मनाएं। आप भी नवरात्रा मना रहे हैं, सभी लोग मनाएं, अच्छी बात है। सभी त्योहारों का मानवता के साथ कहना चाहूँगा। और जैसा कि प्रतिदिन 1 बजे हमने आपसे वादा किया है कि सुशासन, मानवाधिकार और अन्य विषयों पर हम लोग लगातार बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक अब तो बहुत सारे लोग हमारे पास भी भेज रहे हैं, लेटर भी भेज रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। आप लोग भी जो अपने वीडियो बना करके आगे फॉरवर्ड करें, हमारी बातों को भी फॉरवर्ड करें। जो लोग हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश समझते, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अन्य भाषा में करें। और अहरा के अपलिफ्टमेंट के लिए,
अहेरा की अवेयरनेस के लिए, अमन शांति के लिए जो हम लोग पीस कीपिंग की काम कर रहे हैं उस पर हम लोग काम करें। मैं आपको और भी बताना चाहेंगे जो हम लोग ह्यूमन लाइब्रेरी का जो निर्माण किया, और उसमें हमने बार बार कहा, पिछली बार भी कहा था कि उस पर प्रेम पर चर्चा करें। प्रेम के मतलब है पी से, यानी पुलिस जो है निष्पक्ष होकर के काम करे, उनके जो आयोग हैं वो निष्पक्ष रूप से काम करें, जनहित में काम करें, जो उनकी ड्यूटी है उसको बराबर निभाएं। उस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। उस पे हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हमारी सरकार मान रही है। हमारी 37 सूत्री मांग थी, उस पे बहुत सारे मांगों पे भारत सरकार, हमें खुशी होता है। तो प्रेम, पी से पुलिस, आर से रिक्रूटमेंट, तो सभी शिक्षित नौजवानों को नौकरी या रोजगार की गारंटी हो, उसके लिए रोजगार कार्यालय हो और सशक्त जवाबदेही हो, ऐसी सरकार व्यवस्था करे। तो PRE से इलेक्शन, इलेक्शन मैंने बार बार कहा कि चुनाव आयोग सरकार की पक्ष न लेकर के जनता के हित में जो बात करती है, लोकतंत्र को बचाने की, डेमोक्रेसी को सेव करने की बात होती है, उसको शुद्धता से काम करे। जो गलत कर रहे हैं उस पर रोक होनी चाहिए। सिस्टम सबके लिए एक होना चाहिए। जो सत्ता में है या जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उसके पैसे खर्च करते हैं चुनाव में, वो नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पूरी चुनाव की प्रक्रिया, चाहे सरकार उसको पैसा दे, चाहे जनता से, जनप्रतिनिधि से पैसा ले, वो पूरी प्रक्रिया अपने हाथों में लेकर के उसकी व्यवस्था करें। तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी बहुत खूबसूरत हो सकता है। और प्रेम में PRE, और लास्ट है मीडिया। तो मीडिया पे हम लोगों ने बहुत सारे सरकार से मांग किया। सभी मीडिया को हमने कहा कि निष्पक्ष जवाबदेही निभाएं, उनका सही मापदंड हो, उन पे आय व्यय पे अंकुश हो, और मीडिया पे अंकुश लगाने के लिए एक आयोग गठित हो ताकि वो मनमानी न करे, गलत तोड़ फोड़ करके न्यूज़ को परोसे नहीं, जनता को बलगराए नहीं। चूँकि हमारी जनता बहुत भोली भाली है भारत की। 150 करोड़ जनता में मैंने बार बार कहा कि 149 करोड़ बहुत सीधी और भोली भाली है। जो कहा जाता, जो दिखाया जाता उसको मान लेते हैं, और कुछ चतुर चालाक हैं उस पे वो हावी होते हैं, शासन प्रशासन चलाते हैं, वो लोग देखते हैं। इसलिए मीडिया जो हमारे व्यवस्था का चौथा स्तंभ है, वो तरीके से काम करे, और जो स्वयंसेवी संगठन है उनके सहयोग से समाज के अंदर एक सही व्यवस्था का निर्माण करें। ये हमारी मांग है सरकार से भी, मीडिया से भी, और इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा आज भारत और मानवाधिकार पे बात कर लें, जो हमारे सुशासन और मानवाधिकार की किताब में वर्णित है। अगर आपके पास वो किताब है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। मैं उसी की कोट्स, उसी को पढ़ करके ही आपको समझा रहा हूँ कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा कदम था। इसके पश्चात धीरे धीरे मानवाधिकारों के संबंध में पूरे विश्व में जनमत तैयार होने लगा था। सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद, 30 एक्ट हैं। कड़वा सच यह है कि यदि उसके आधे पर भी पूरे विश्व में गंभीरतापूर्वक अमल किया गया होता और इन अधिकारों के संरक्षण पर आम सहमति बनाई गई होती तो आज विश्व की तमाम समस्याएं समाप्त हो चुकी होती। विश्व में आज भी विकसित देश कमज़ोर देशों को आग दिखाते हैं। विकासशील व कमज़ोर देशों द्वारा मानवता की रक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए विकसित देशों द्वारा अभी भी पूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी भी विश्व में गरीबी, अमीरी तथा गोरे काले का भेद बना हुआ है। किताबों में, गोष्ठियों में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, पर आज भी सबको समान अधिकार नहीं मिल पा रहा है। पूरे विश्व में अधिकारों के लिए काफ़ी जागरूकता आ गई है। वैश्वीकरण दौर में सभी देश एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इसके बावजूद बुनियादी समस्याओं का हल नहीं ढूंढा गया है। कहा जाता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वतंत्र
और अपनी विशेष पहचान के साथ जन्म लेता है, परंतु उसके अधिकारों की व्याख्या तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर की जाती है। जिस व्यवस्था में उसका जन्म होता है, आज भी विश्व में मानवाधिकारों का स्वरूप भिन्न भिन्न देखने को मिल रहा है। सभी मानव समान अस्तित्व और समान अधिकार के साथ स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं और अंतःकरण और बुद्धि से युक्त होते हैं और उन्हें भाईचारे में विकास की भावना के साथ काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में यूनाइटेड नेशन में की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रयास काफ़ी कारगर रहा। फलस्वरूप विश्व की तमाम सरकारों को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अपने सिद्धांतों को लागू करने पर बाध्य कर दिया। मानव के अधिकारों की पहचान समाज के या प्रकृति के अनुरूप होती है। मानव अधिकारों का विश्लेषण व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही किया जा सकता है। विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को विभिन्न श्रेणियों में के अंतर्गत रखा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई अच्छी बातें कही गई है जो व्यक्ति की पहचान को महत्ता प्रदान करती है। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति के समान विकास व समान अवसर के लिए मौलिक अधिकारों का समर्थक है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। हमारा संविधान काफ़ी लचीला और कठोर दोनों माना जाता है। हमारे मूल अधिकारों के साथ साथ हमारे लिए कई कर्तव्य भी निहित किए गए हैं। मानव के अधिकारों की पहचान समुदाय अथवा समाज की प्रकृति के अनुरूप होती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संस्था अथवा संघ के निर्माण करने की स्वतंत्रता, निर्बाध संरक्षण व निवास आदि की भी स्वतंत्रता दी गई है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि संविधान के प्रति आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। संविधान द्वारा भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित तथ्यों को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान मानवाधिकारों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भारत की आलोचना की जाती है, परंतु भारत में मानवाधिकारों की स्थिति दुनिया के तमाम देशों से अच्छी है। यदि भारत में आपातकाल के दौर को छोड़ दिया जाए तो स्वाधीनता के बाद भारत ने मानवाधिकारों पर बेहतर काम किया है। कुछ पुलिस जनों की ज्यादतियों तथा कुछ सैनिकों द्वारा यदा कदा की गई जातियों को यदि अपवाद माना जाए तो हमारे यहाँ मानवाधिकारों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। अंग्रेज़ों ने गुलामी के दौर जो दमन और शोषण किया, यदि उन पर निगाह डाली जाए तो पाश्चात्य देशों की जातियां सामने आती है। ऐसे में पाश्चात्य देशों को भारत की आलोचना से पूर्व अपने गिरेवा में झांकने की जरूरत है। आज़ादी के बाद भारत ने गरीबी उन्मूलन के लिए कारगर प्रयास किए हैं। देश में कुटीर उद्योग का जाल बिछा तत्पश्चात मध्यम वर्ग के उद्योगों ने भारत में अपनी जड़ें जमाई। इसके बाद बड़े उद्योगों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर कर दिया। भारत ज्यों-ज्यों विकास की तरफ बढ़ा त्यों देश के गरीबी, भूखमरी, निरक्षरता, असमानता लगभग समाप्त होती चली जा रही है। इससे मानवाधिकारों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। तमाम क्षेत्रों में भारत की उन्नति विकसित देशों के बराबर या कहीं कहीं तो उनसे आगे भी है। आज साइबर के क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र है। ऐसे में हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम होनी चाहिए थी, जो अभी नहीं हुई है। 1993 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद देश में मानवाधिकारों की स्थिति और भी बेहतर हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने गठन के बाद
कई अच्छे कार्य किए, जिनमें विश्व में यह संदेश गया कि भारत में गठित मानवाधिकार आयोग कारगर कार्य कर रहा है। भारत वर्ष में वृद्धों, असहायों के लिए भी कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य तरह के धार्मिक शोषण को रोकने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए हैं। इन कदमों से भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुई है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विभिन्नता में एकता यहाँ की विशेषता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ऐसे में विशाल देश भारत को मानवाधिकारों के बारे में निरंतर प्रयास करते रहने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत 30 सितंबर 1945 को जुड़ा। आज़ादी के बाद 1950 में भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद भारत का अपना संविधान बना। भारत 1947 में स्वाधीन हुआ। भारत में मौलिक अधिकारों का आलेख संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद हुई। भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की जो व्याख्या की गई है, वे सार्वभौम घोषणा में वर्णित अनुच्छेदों के अनुरूप है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं और हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सबको जानना है और आगे बताना है। कल और भी अलग विषयों पर बात करेंगे और मंडे को फिर सुशासन और मानवाधिकार की, भारत में जो मानवाधिकार की क्या स्थिति है, उस पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं आपका लेना चाहते, क्योंकि आप भी थोड़ा बोर होने लगते हैं और बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट में ही आपको बताना चाहते हैं। मानवाधिकार की अलग जगाना है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी इसी के लिए वचनबद्ध है और अपने लाखों करोड़ों सहयोगियों बेलविशर के माध्यम से भारत के 36 राज्यों में और भारत के से बाहर विदेशों में हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे हम लोग जल्द ही विदेशों में, कई देशों में ये जो हमारी महामारी का जो मार है, इससे थोड़ा सा निपट लें, इससे थोड़ा सा हम लोग उभर जाएं, बाहर आ जाएं। तो हम लोग सेव लाइफ ऑफ अर्थ पे हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसकी हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर आप अपना अगर अनुभव या अपना कोई सलाह हमें भेजना चाहते हैं तो आप अहरा हेडक्वार्टर दिल्ली को भेजें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एमी दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा का राष्ट्रीय अध्यक्ष।